Hi, welcome to Biologics once again and CSIR series 2020। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में और प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फाइटो हार्मोन्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स में किन चीज़ों का ट्रांसलोकेशन होता है और हम क्या पढ़ेंगे। तो ट्रांसलोकेशन किसके बारे में किसका होता है, फूड का एंड वाटर का, राइट। तो फूड का और वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है प्लांट्स में, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलोकेशन जो होता है आपका वाटर में वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, okay, and second one is long distance translocation, ठीक है। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन की तो दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन दो तरीके से हो सकता है। तो जो पहला तरीका है वो है आपका डिफ्यूज़न एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस, ठीक है। दो तरीके से आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन कैसे होता है तो आपको बता दूं कि ये भी आपके दो तरीके से हो सकता है। तो पहला इसमें जो है वो है या तो आपका वो जाइलम के थ्रू होगा या होगा वो आपका फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपका वो जाइलम के थ्रू होगा ट्रांसलोकेशन, ठीक है, तो आपका किसका ट्रांसलोकेशन होगा, वो होगा आपका वाटर का, ठीक है। और अगर फ्लोएम के थ्रू होगा तो आपका ट्रांसलोकेशन होगा किसका, फूड का, ठीक है। और फूड को आप फोटोसिंथेट भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि प्लांट का जो फूड है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी कॉल्ड एज फोटोसिंथेट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका यूनी डायरेक्शनल, गॉट इट, यूनी डायरेक्शनल। और जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोइम वो होता है आपका मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और हम इनके ही आसपास अपना सारा डिस्कशन करेंगे विद फॉर द ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, ठीक है। हम हर एक चीज़ को धीरे धीरे आराम से समझेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, जाइलम से कैसे होता है, फ्लोएम से कैसे होता है, ठीक है। इनके साथ साथ आपको ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ नॉन बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे कि डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, उसके बाद आपका वाटर पोटेंशियल हो गया, प्रेशर पोटेंशियल हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल इनके डीप में नहीं जाएंगे, इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, गहराइयों में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। हमको जितनी ज़रूरत है, जितना हमको काम है, जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें बायो के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सबसे पहले डिफ्यूज़न से। तो अगर हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की, डिफ्यूज़न, ठीक है, तो आपको पता है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो वो होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर concentration to
रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जब होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, तो देख लीजिए, ये है आपका एक कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर में मैं आपका ये एक मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक मान लीजिए मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है ना। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़न होता है मॉलिक्यूल्स का, है ना। तो मान लीजिए कि आपका एक ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट। इसके बाद ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपके हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपके क्या हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। और इस तरफ भी आपके हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरफ से मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा इस तरफ, ठीक है। और ये मूवमेंट आपका कब तक होगा? ये मूवमेंट आपका जब तक होगा जब तक कि आपका ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, मतलब जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स राइट साइड में हो जाएं, तो क्या होगा कि इनका फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका जो कंडीशन अचीव होगी वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, राइट, है ना। तो ये होता है आपका डिफ्यूज़न, राइट है। अब इसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एक जो टर्म आपने सुना होगा डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट, ठीक है, डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट। अब ये डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट क्या होता है? तो अगर आपको डिफ्यूज़न समझ में आ गया है तो आपको डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट भी समझ में बहुत ही ईजिली आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसलोकेशन वाला जो पार्ट है ना आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। बस आप एक फ्लो में समझते जाइए, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट क्या होता है? डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट एक फैक्टर होता है, ठीक है। दिस इज़ ए फैक्टर दैट डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो एक तरीके से ये डायरेक्शन भी डिसाइड करता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जो डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट होता है ना, दैट इज़ डी, ये किस पे डिपेंड होता है? तो डी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इनमें से जो सबसे पहला फैक्टर है आपका वो ये है कि साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर रहे हैं उनका साइज़ क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर ज़्यादा साइज़ होगा तो उनका डिफ्यूज़न कम होगा। ये चीज़ आपको पता है, बहुत बेसिक चीज़ है ना। जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा उसका डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता चला जाएगा उसका डिफ्यूज़न कम होता चला जाएगा, है ना। तो ऐसे इस तरफ क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न कोफिशिएंट डिक्रीजिंग, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहला है आपका साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड करता है आपका डिफ्यूज़न कोफिशिएंट। तो जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका डिफ्यूज़न उतना ही कम होगा, राइट। दूसरा है आपका नेचर ऑफ डिफ्यूजिंग
मॉलिक्यूल, राइट। अब नेचर का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कैसा है वो मॉलिक्यूल, है ना। वो आपका मॉलिक्यूल गैसियस है, या वो आपका मॉलिक्यूल लिक्विड है, या वो आपका मॉलिक्यूल सॉलिड है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका डिफ्यूज़न बहुत फास्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किसका होता है, गैस मॉलिक्यूल का, उससे कम होता है लिक्विड का, और सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, सॉलिड का। तो सेकंड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है आपका क्या, डिफ्यूज़न, वो है आपका टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर ऑफ मीडियम जिसमें डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से हीट एनर्जी बढ़ रही है, उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, डिफ्यूज़न फास्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, डिफ्यूज़न के, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका डिफ्यूज़न बढ़ता चला जाएगा। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपका प्रेशर, राइट। तो प्रेशर का भी सेम कंडीशन होता है जैसे टेम्परेचर का होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे डिफ्यूज़न बढ़ेगा, तो प्रेशर भी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड ही दो और पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो आ रहा है आपके सामने वो है आपका डिफ्यूज़न प्रेशर, डिफ्यूज़न प्रेशर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या होती हैं बातें। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है उसका डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है। प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर, ठीक है ना। प्योर वाटर का डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे तो आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे प्योर वाटर में, तो क्या होगा, एक तरीके से उसकी इम्प्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। और इससे क्या होता है, उसका डिफ्यूज़न प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा वाटर प्योर होगा उसका डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, वो आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये आपका एक कंटेनर है और यहाँ पे मैंने आपका बना दिया एक मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन को क्या हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लें, है ना। ये है आपका एक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कंसेप्ट आप बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, और इस तरफ भी मैंने आपके बना दिए वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमको समझना है कि डिफ्यूजन प्रेशर होता क्या है ना, राइट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये है आपका लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड है, राइट। देखिए अब अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अब देखो ये प्योर है। अगर हमने क्या किया, अभी हमको समझना है डिफ्यूजन प्रेशर, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ हम ऐड करेंगे कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट हमने
इधर ऐड करना शुरू कर दिया। सॉल्यूट में क्या, मान लीजिए सुक्रोज ऐड किया, ठीक है, सुक्रोज ऐड किया, तो मान लो ये है आपके सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स, ये है आपके सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, और वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब कंपेयर करते हैं एक तरीके से। देखिए लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्योर है, मतलब इस तरफ आपके सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, एज कम्पेयर टू राइट साइड जहाँ पे आपके सॉल्यूट भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, इसका डिफ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास और कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, इसका जो मूवमेंट होगा चारों तरफ, इन ऑल द डायरेक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका जो डिफ्यूज़न होगा ना, वो चारों डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चारों ही डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्योर है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ आएंगे राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको, उसके सराउंडिंग में हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्योंकि अब इस वाटर मॉलिक्यूल को चारों तरफ से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ना, वो उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा वो तब कर रहा था जब वो प्योर था। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यही है आपका क्या, डिफ्यूज़न प्रेशर। तो मैंने सबसे पहले ये लाइन लिखी थी, प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर, वही चीज़ मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया। तो जितना ज़्यादा वाटर प्योर होगा उसका डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर, और फिर जब हम उसमें सॉल्युबल सॉल्यूट मिक्स करेंगे प्योर वाटर में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका डिफ्यूज़न प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका डिफ्यूज़न प्रेशर बहुत हाई था और इसका डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो when soluble solid is mixed with the pure water then the diffusion pressure decreases, ठीक है। और ये जो डिक्रीज हो रहा है डिफ्यूजन प्रेशर में, ठीक है, दिस डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर इज कॉल्ड, इसको एक नया टर्म दिया गया है, उसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलोगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, DPD। ये कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी आ रही है, कमी आ रही है ना, कमी आ रही है किसमें, डिफ्यूजन प्रेशर में। तो कमी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी, डेफिसिट। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रेशर कमेगा, मतलब कम होगा, अगर डिफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका डिफ्यूजन प्रेशर में जो डेफिशिएंसी है वो बढ़ रही है ना, डेफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि आपका DPD बढ़ रहा है। दो कंसेप्ट यहाँ पे आपके, एक तो है डिफ्यूजन प्रेशर, दूसरा है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोल सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर डिफ्यूजन प्रेशर कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है, डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट काफ़ी कम होगा, ठीक है। समझ में आ रही चीज़, अगर वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर काफ़ी कम है, मतलब वहाँ पे डेफिशिएंसी है,
डेफिशिएंसी ज़्यादा है, उसकी वजह से डिफ्यूज़न कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न प्रेशर कम है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो क्या है, दिस डिक्रीज इन डिफ्यूज़न प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो कि प्योर वाटर का क्या होता है कि जो डिफ्यूज़न प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ना। यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ मैं, उस लाइन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ज़ीरो DPD, है ना। प्योर वाटर की डिफ्यूज़न प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर का मतलब 0 DPD, मतलब डेफिशिएंसी बहुत कम। ये चीज़ आपको समझनी है, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा कि आपको यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंसी ये कब बढ़ती है, इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होती है, जब व्हेन solute is added to pure water, है ना। तो मान लो कि आपका ये है कंटेनर, ठीक है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आपके सामने 4 कंटेनर हैं, ठीक है, और आपके कंटेनर में ये है आपके वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये है आपके वाटर मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें हमने बिल्कुल भी सॉल्यूट ऐड नहीं करा, ठीक है। इसमें हमने 2 डाल दिए, इसमें हमने थोड़े ज़्यादा डाल दिए, ठीक है, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से इस कंसेप्ट को, यहाँ का जो डिफ्यूज़न प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ द प्योरेस्ट वाटर। ये क्या है, प्योर वाटर है, इसलिए इसका डिफ्यूज़न प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम बोल दो इसको तो बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे जो डिफिशियंसी है डिफ्यूज़न प्रेशर की वो बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, 0 है। तो इसकी जो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंसी है, यानी डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट है, वो क्या है, 0 है, बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं है। यही चीज़ आपको समझनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, इसका मान लो बहुत हाई है डिफ्यूज़न प्रेशर, बहुत ज़्यादा ही हाई है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके कंपैरिजन में इसका डिफ्यूज़न प्रेशर कम होगा, इसका डिफ्यूज़न प्रेशर और कम होगा, और यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। तो डिफ्यूज़न प्रेशर कम होता जा रहा है कब, जब आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो। यहाँ पे आपने बहुत सारा ऐड कर दिया है, तो डिफ्यूज़न प्रेशर कम होता चला गया, और साथ साथ इंक्रीज होता चला गया क्या, DPD। DPD क्या हो गया, वो इंक्रीज होता चला गया, है ना। DPD इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ही तो आपका डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, देखो अब यहाँ पे जब आपका बहुत सारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, तो अब डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंसी को आप कैसे कम कर सकते हो, ये चीज़ क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंसी को आप कैसे कम कर सकते हो? कैसे कम करोगे? आप क्या करोगे कि मान लो कि इस कंटेनर को हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, है ना। मैं इस कंटेनर को यहाँ पे लेके आया, ओके, और इसमें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे जो पहले थे, और इसमें हमने क्या किया था, काफ़ी सारा सॉल्यूट ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इसका DPD, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट, कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया था, है ना। बट अब हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। टू मिनिमाइज़ DPD आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं यार, इसमें क्या करो, और वाटर डाल दो, ऐड H2O, और वाटर डाल दो। उससे क्या होगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, है ना। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम। देखो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो लिमिट, अब सॉल्यूट तो जितना आपने पहले ऐड कर दिया वही है, उसके अलावा तो है नहीं। आपने क्या किया, आपने वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए, तो उससे क्या होगा, अब पहले से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका DPD अब थोड़ा कम हो गया है। और वो कम कैसे हुआ, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि DPD को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग द वाटर, है ना। तो क्या है, टू मिनिमाइज DPD सॉल्यूशन एब्जॉर्ब वाटर। सो DPD को आप क्या बोल सकते हो, जो आपका DPD है इसका डेफिनेशन एक लिख लें क्या, DPD इज द वाटर absorbing capacity एंड, ठीक है, तो DPD क्या है आपका, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोल सकते हो इसका, है ना, कि जितना ज़्यादा DPD होगा, अब आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जिस सॉल्यूशन का DPD जितना ज़्यादा होगा, मतलब क्या, कि वो उतना ही वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि हायर द DPD, हायर विल बी द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ये कंसेप्ट आई थिंक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था आपका DPD के बारे में और डिफ्यूज़न प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो DPD क्या है आपका, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और इसी को आप बोल सकते हो, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को ही आप बोल सकते हो क्या, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को आप एक और टर्म से जानते हो, वो है आपका सक्शन प्रेशर, ठीक है। जितना ज़्यादा DPD होगा, मतलब उतना ही वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा, उतना ही वाटर को सक करने की कैपेसिटी होगी उस सॉल्यूशन की, तो इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि DPD will be directly proportional to concentration of solute। समझ रहे हो इस चीज़ को, जितना सॉल्यूट आप ऐड करोगे उस सॉल्यूशन का उतना ही DPD बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, है ना। तो ये चीज़ थी आपकी DPD और DP के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब इसके आगे चलते हैं और मैं आपको एक सेंटेंस
लिख कर देता हूँ, आपको वो फिल करना है खुद से, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो इफ आई इंक्रीज द solute concentration, then diffusion pressure will, क्या होगा डिफ्यूजन प्रेशर का, वो यहाँ पे आपको फिल करना है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर विल डैश एंड डीपीडी विल व्हाट, ठीक है, एंड सक्शन प्रेशर विल व्हाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका चलो नाम देते हैं नंबर 1, 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा और 3 में क्या आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको आंसर करनी है कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि चलो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, राइट। अब चलते हैं थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, राइट। कुछ नहीं है, अगर आपको डिफ्यूज़न समझ में आ गया है तो आपको ऑस्मोसिस समझने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, बट इसमें बस एक एडिशन ये होता है, क्या होता है कि देखो मैं लिखता हूँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम region of higher concentration to region of lower concentration through, ये है आपका एडिशन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो आपकी सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो ये है आपका ऑस्मोसिस, राइट। और आपको अगर ऑस्मोसिस समझ में आ गया है तो यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन में बताता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो कुछ नहीं है, ये आपको बस ध्यान रखना है कि द मिनिमम प्रेशर required to stop the osmosis, that is osmotic pressure, right? ओके, तो ये था आपका ऑस्मोसिस, है ना। इससे ज़्यादा हम कुछ इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, उसका नाम है टोनोसिटी। ये किसी शहर का नाम लग रहा है ना, टोनोसिटी। लेकिन ये टोनोसिटी होती क्या है? ये टोनोसिटी होती है आपका मेज़र ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये होता है कि आपका मेज़र ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट of two solution that is separated by what? A semi permeable membrane, ठीक है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू
जो दो सॉल्यूशन सेपरेटेड होते हैं उनके बीच में जो ग्रेडियंट होता है उसको मेजर कौन करता है? टोनोसिटी। ठीक है, अब कितने टाइप की टोनोसिटी होती है आपकी? ठीक है, कितने टाइप की होती है आपकी टोनोसिटी? तो वो होती है आपकी 3 टाइप्स की। पहला जो है वो है आपका, पहला जो है वो है हाइपरटोनिक। ठीक है, ये सॉरी टोनोसिटी नहीं, मैं बताने जा रहा था आपको सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी। अब आपका यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन जो होता है आपका वो होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। और तीसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, काफ़ी इजी हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। आप इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, हाइपर को अलग कर दो। ठीक है, ओके, और टॉनिक को अलग कर दो। ठीक है, हाइपो को अलग कर दो, टॉनिक को अलग कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको हाइपर का मतलब तो पता है, मतलब हाई, राइट। और हाइपो का मतलब होता है आपका लेस। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाइपर का मतलब हाई, मतलब ज़्यादा। हाइपो का मतलब लेस, दैट इज कम। ठीक है, और टॉनिक ब्लू से लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, अब टॉनिक का जो मतलब होता है, टॉनिक, टॉनिक का मतलब आपको ऐसे याद रखना है, होता है आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या होता है आपका? टॉनिक। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अगर हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसको आप हाइपरटॉनिक बोल रहे हो, ठीक है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है ना? समझ रहे हो इस चीज़ को? आइसोटोनिक की बात अभी मैं करूँगा आपको पहले हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रख दें तो सेल का क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना? तो हम उसके हिसाब से ही डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया क्या कि जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है कितने टाइप का? वो होता है आपके सॉल्यूशन जो होते हैं आपके, वो होते हैं 3 टाइप के सॉल्यूशन, राइट। तो पहला जो होता है आपका सॉल्यूशन वो होता है आपका कैसा? हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्या कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का। ठीक है ना? किसमें? सॉल्वेंट में, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आपका, मैंने मान लो एक कंटेनर लिया,
ठीक है। और इसमें एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कैसा है आपका, ये जो सॉल्यूशन है आपका वो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो है वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे, सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला आपने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपने इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को प्लेस कर दिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक सेल को रख दिया, यहाँ पे आपने एक सेल को रख दिया। ठीक है, सेल को आपने यहाँ पे रख दिया ऐसे, इस सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो इस सेल का क्या होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसकी आपको कि इस सेल का आपका क्या होगा। देखो ध्यान से, बात कर रहे हैं हम किसकी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि हमने इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस सेल। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा प्योर है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। समझ रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एज कंपेयर टू सेल। तो सेल के अंदर मतलब साइटोसोल में जो वाटर है, मतलब वाटर, जो वाटर है, वाटर इन साइटोसोल will have high diffusion pressure। क्यों, क्योंकि वो उसमें सॉल्यूट कम है। साइटोसोल के अंदर जो वाटर है आपका उसमें सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा कि सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। और डिफ्यूजन प्रेशर अगर हाई होगा इसका सेल का एज कंपेयर टू बाहर का, तो क्या होगा आपको पता है, क्या होगा, बाहर से, सॉरी, सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे बाहर की तरफ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर एक सेल को रख दिया तो क्या होगा, सेल का सारा पानी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और सेल कैसी हो जाएगी, आपकी सेल हो जाएगी कैसी, श्रिंक हो जाएगी सेल, श्रिंक हो जाएगी सेल। ठीक है ना। और ऐसी सेल्स को जो श्रिंक हो जाती है उनको बोलते हो आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ग्रेट। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है उसकी तरफ। अगर आपको हाइपरटोनिक समझ में आ गया है तो आपको हाइपोटोनिक भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम कि हमारा हाइपोटोनिक कैसा होगा सॉल्यूशन। दैट इज सेकंड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या था, लेस। लेस क्या, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, जिसमें सेल को रखा गया है, ये है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, ये है आपका सॉल्वेंट, है ना, ये है आपका सॉल्वेंट। और इसमें जो सॉल्यूट है वो काफ़ी कम है, बहुत कम है सॉल्यूट। ठीक है, बहुत कम है, बहुत ही कम है।
और अब क्या किया आपने, इसके अंदर एक सेल रख दी, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करी, एक सेल प्लेस कर दी। अब क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें आपने सेल को रखा है, उसमें आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, लेस है। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक, मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हैं वो काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर इन हाइपोटोनिक solution will have high diffusion pressure। डिफ्यूजन प्रेशर बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ज़्यादा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम हैं और सेल के अंदर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं क्या, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, और इसलिए क्या होगा, उनका वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर काफ़ी कम होगा जो कि साइटोसोल में। तो अब क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा कैसे, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर जाएंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अब आप बताइए, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या होगा कि जो आपकी सेल है, जो आपकी सेल है ना, वो क्या होगी, टर्जिड हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है, सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया है सॉल्यूशन का जितना था, है ना। तो ये होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये कब होगा, जब आप सेल रखेंगे कहाँ पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप ज़रा एक चीज़ और समझिए, देखो ये होता है, आप, ये तो हो गया सेल। अब आपको पता है कि, आपको पता है कि क्या होता है कि ये जो सेल में ना दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन और एक होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मान लीजिए कि, मान लीजिए कि जो आपकी ये है अंदर वाली, मान लीजिए क्या, जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, राइट, और जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि जब ये सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी, मतलब सेल की स्वेलिंग होगी, सेल जब टर्जिड होगा, तो अब क्या होगा कि फोर्स लगेगा, मतलब प्रेशर लगेगा, कहाँ से, एक प्रेशर लगेगा आपका अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि स्वेलिंग हो रही है सेल की, राइट, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। और साथ ही साथ आपका एक और प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर कैसे लगेगा, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन की तरफ, राइट, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो जो प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, ये वाला, ये जो प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ लग रहा है, ठीक है, उस वाले प्रेशर को आप बोलते हो टर्गर प्रेशर। क्यों, क्योंकि टर्जिडिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, राइट। और
ये वाला जो प्रेशर है जो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है उसको आप बोलते हो वॉल प्रेशर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये था आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब तीसरा जो है वो है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो अगर आपको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक समझ में आ गया है तो आइसोटोनिक समझना कौन सी बड़ी बात है, वो भी समझ में आ जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसॉल। मतलब सेल के अंदर जितना सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही बाहर है। तो क्या होता है कि अगर आपने ऐसे सॉल्यूशन में जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर आपने सेल्स को प्लेस कर दिया, ठीक है, अगर आपने ऐसे सॉल्यूशन में सेल्स को प्लेस कर दिया तो बाद में भी कुछ देर बाद भी क्या होगा, आपकी सेल्स उतनी की उतनी ही रहेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कैसे सॉल्यूशन में रखा है, आइसोटोनिक। तो जब दोनों तरफ का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहेगा तो क्या होगा, साइज सेल का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं कुछ क्रिटिकल कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इन कंसेप्ट्स को ज़रा ध्यान से समझना, है ना। इसको समझने के बाद हम इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको आगे ट्रांसलोकेशन के जो आगे वाले पार्ट्स आएंगे वो समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है, उस टॉपिक का वो है आपका वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल, राइट। तो अब ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है समझते हैं, देखिए ध्यान से। क्या होता है कि जो फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है ना किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, है ना, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर molecule is called water potential। पोटेंशियल से तो आपको मतलब समझ में आता ही होगा ना, क्षमता, ठीक है। वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की क्षमता, किस चीज़ की क्षमता, किस चीज़ की कैपेसिटी, मूव करने की, है ना, डिफ्यूज़ करने की, ठीक है। तो ये होता है आपका वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वाटर पोटेंशियल का वो होता है आपका, ध्यान रखना, वो होता है आपका पास्कल, ठीक है, पास्कल, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, PSI, राइट। तो ये है आपका वाटर पोटेंशियल, दैट इज फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे और थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब एक और मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, इससे आपको वाटर पोटेंशियल और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू another
area due to osmosis, gravity, pressure and capillary action। ठीक है, तो जो वाटर की जो मूव करने की टेंडेंसी है, किस किस की वजह से, ऑस्मोसिस की हेल्प से, या ग्रेविटी की वजह से, प्रेशर की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं जो वाटर के मूवमेंट को एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। इनकी हेल्प से या इनके होते हुए भी वाटर मूव कर पा रहा है, और उस टेंडेंसी को ही आप क्या बोलोगे, वाटर पोटेंशियल, है ना। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट कौन कौन करता है, मतलब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, उसके जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मेजर फैक्टर्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल को आपको मैंने बताया था कि साइन से डिनोट करते हैं, और अगर आप उसके नीचे W लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, आप एक फॉर्मूला याद रखना, होता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना। तो वाटर पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया, राइट, है ना। अब समझेंगे एक एक करके कि सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, और ग्रेविटी पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है आपका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है किसका, प्योर वाटर का। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, राइट, ओके, तो चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। अब देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा सॉल्यूट पोटेंशियल, ध्यान से समझना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है आपका एक कंटेनर, राइट। उसके बाद यहाँ पे मान लो कंटेनर है, और ये है आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस हो रहा है आपका। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है आपका, ऑस्मोसिस होता है। तो मान लो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपके इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आपके राइट साइड में भी हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया कि इस तरफ ऐड कर दिए कुछ सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया। मान लो सुक्रोज ऐड कर दिया। ठीक है, सुक्रोज ऐड कर दिया, कर दें ऐड। देखो ये आपका, देखो ऐड कर दिया भाई हमने सुक्रोज। ठीक है, ऐड कर दिया। अब क्या होगा
कि आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई अभी थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूट के ऐड करने से क्या होगा कि इस तरफ का वाटर का जो डिफ्यूज़न प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इधर जिधर डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा है ना। फिर क्या होगा कि मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की किस तरफ, इधर, है ना। क्यों? क्योंकि इस तरफ की जो डीपीडी है वो बढ़ गई है। अब आप कनेक्ट करिए, है ना, आपको बहुत अच्छे से समझाया था पहले मैंने। डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो गया है इधर वाटर मॉलिक्यूल का। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी बढ़ गई है, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ गया है। और डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। अब क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा इधर से, है ना, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ और आ जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो पहले आपका हाइट था मान लो इतना, ये है आपका एच, ठीक है, राइट। अब देखो आपका हाइट और इंक्रीज हो गया, मतलब इतना आ गया, तो इसको एच डैश मान लो। तो इससे क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे कि ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि इस तरफ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम दूसरे डायग्राम में। यहाँ पे देखो ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इधर ज़्यादा आ गए अब, ठीक है ना, ज़्यादा आ गए और इधर हो गए कम, ठीक। और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थे अब वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़े कम हो गए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इतना ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो इंक्रीज हुआ है ना आपका, ठीक है, ये क्या है आपका कि अब क्या होगा कि ये और भी, मतलब ये जो है वो है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल एक तरीके से, मतलब कि ये अब और वाटर इधर से एब्जॉर्ब, मतलब इतना ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता था, समझ रहे हो, मतलब इसमें इतना सॉल्यूट था, इतना सॉल्यूट हमने ऐड किया था कि ये इतना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता था, मतलब ये जो इसने वाटर एब्जॉर्ब किया है एक्स्ट्रा इधर से, है ना, वो इन सॉल्यूट का क्या था, पोटेंशियल था। वो किसका पोटेंशियल था? सॉल्यूट का पोटेंशियल था। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से ही वाटर का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हुआ। और कितना इन्होंने एब्जॉर्ब किया, ये वाला पोर्शन इन्होंने पूरा एब्जॉर्ब किया। तो ये है इसका सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना, कि जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे किसी भी सॉल्वेंट में, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और अगर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका वाटर पोटेंशियल कम होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये होता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, राइट, है ना। तो सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, इस सॉल्यूट पोटेंशियल को ही आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूट आपने इतना ऐड किया, इसमें यहाँ पे सॉल्यूट ऐड किया था ना, उसकी वजह से ही तो वाटर का मूवमेंट इधर हुआ, मतलब और ज़्यादा ऑस्मोसिस हुआ, और ज़्यादा ऑस्मोसिस हुआ, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में,
वो आपको याद रखनी है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है ना, वो हमेशा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूट potential is also known as osmotic potential। ठीक है ना। दूसरी चीज कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, है ना। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करेंगे मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। राइट। उसके बाद तीसरी जो है आपकी चीज़ वो ये है कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर हैव यूजुअली जीरो सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि प्योर वाटर में तो आपका बिल्कुल भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा? बिल्कुल ज़ीरो होगा। राइट। ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि और आपको, हाँ, यहाँ पे आप ध्यान ये रखना है कि जो प्योर वाटर होता है उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो, और यही है मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल। समझ रहे हो इस चीज़ को? प्योर वाटर हैव मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल, और मैक्सिमम का मतलब है ज़ीरो। यहाँ पे ये ही ऐसा ही कंसेप्ट है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी ज़ीरो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी सॉलिड पोटेंशियल की वो होगी ज़ीरो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑलवेज अकर फ्रॉम मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल टू मिनिमम सॉल्यूट पोटेंशियल। ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, मैंने बोला कि मूवमेंट ऑलवेज अकर फ्रॉम मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल और मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो होता है। मतलब मैक्सिमम की वैल्यू ही ज़ीरो है यहाँ पे, वो चीज़ आपको याद रखनी है, और वो होती है प्योर वाटर की। ठीक है, और मैंने बोला कि मूवमेंट ऑलवेज अकर फ्रॉम मैक्सिमम सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब ज़ीरो से मिनिमम सॉल्यूट पोटेंशियल में होगा, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीज़ समझ में आई? तो सॉल्यूट पोटेंशियल या तो ज़ीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। आप ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से क्या होगा सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। ठीक है, देखना पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, या तो ज़ीरो होगा या तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लास्ट लाइन ये है कि द वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल कैन नेवर बी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और लास्ट पॉइंट आपके लिए, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका कंसेप्ट आपको बता दूं कि सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव क्यों होता है। सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्योर वाटर का जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है और ज़ीरो इज़ द मैक्सिमम। तो जब प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट है ही नहीं और उसका सॉलिड पोटेंशियल ज़ीरो है, तो आपका जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल, उसमें तो कई सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उसका तो नेगेटिव ही होगा हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल एज कंपेयर टू प्योर वाटर। समझ में आया? प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, दैट इज मैक्सिमम, और सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑलवेज। ये चीज़ें थी सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल, तो प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा हम प्रेशर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ी, है ना। तो हम लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हैं जितना हमारे को ज़रूरत है ना, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो प्रेशर पोटेंशियल का मतलब एक तो आपको याद रखना है ये क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर applied on a solution, applied on a solution or solute, ठीक है। अब इस प्रेशर पोटेंशियल के बारे में ना आपको दो तीन चीज़ें बस इम्पॉर्टेंट हैं, वही याद रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं और आपको समझना भी नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो चाहे आपको ये याद करना हो याद कर लीजिए। देखिए, एक तो चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ना, इज़ ऑलवेज, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। नॉट ऑलवेज, सॉरी, यूजुअली। ऑलवेज और यूजुअली में बहुत डिफरेंस है, मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक ही कंडीशन है जब सेल का जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, और वो कब होता है मैं बताता हूँ। वो किसका होता है? प्रेशर पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? देखो देखो, चलो यहाँ पे मैं आपको समझा ही देता हूँ। आप मान लो कि आपका पास एक ये सेल है, ठीक है, राइट। ये हो गई आपकी सेल, सॉरी, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल कैसी होती है? नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा उसका, है ना, उसका एक प्रॉपर शेप होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, ये न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर होता ही है। इसीलिए प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल इज यूजुअली पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर हम नेगेटिव प्लाज्मोलाइज सेल की बात करें तो क्या है, वहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वाटर रिलीज हो गया है, बिल्कुल भी टर्जिड नहीं है, तो उसका जो प्रेशर पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीज़ समझ में आई? तो इसलिए सेल का प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है और प्लाज्मोलाइज सेल का प्रेशर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? ओके। उसके बाद
अब देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको सेल का और प्लाज्मोलाइज सेल का तो पता चल गया। तीसरा जो होता है, वो तीसरा जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो होता है, और दिस ज़ीरो इज़ मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल। तो प्योर वाटर का जो प्रेशर पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होता है, मतलब ज़ीरो होता है। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप ये चीज़ें मुझे पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन आपको ये चीज़ 2 बार 3 बार 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 देखनी होगी, पढ़नी होगी, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम ज़ीरो प्रेशर पोटेंशियल टू नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। समझ रहे हो, हमेशा ऐसा होगा, हाई टू लो, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जो जो बेसिक्स थी, है ना। इसमें बस एक चीज़ आपकी रह गई है, थर्ड जो था पोटेंशियल आपका, वाटर पोटेंशियल का जो मेजर फैक्टर था, उसमें थर्ड था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते इसमें, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल। इसीलिए क्या होता है कि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम इंक्लूड करते ही नहीं। तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला बनता है वाटर पोटेंशियल का, वो आपका क्या बनेगा भाई, वो आपका बनेगा वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, राइट। और यहाँ पे आप याद रखना कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा आपका नेगेटिव होगा। किसका, सेल का, अगर आप किसी सेल की बात कर रहे हैं, और सेल की बात कर रहे हैं तो सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेल में जो यूजुअली प्रेशर पोटेंशियल होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो आपको दिया होगा कि आपका सॉल्यूट पोटेंशियल है -3 बार्स और प्रेशर पोटेंशियल है आपका 10 बार्स। ठीक है, तो आपको निकालना होगा वाटर पोटेंशियल, तो निकाल लो, -3 + 10 7 बार्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सारा का सारा बेसिक्स ट्रांसलोकेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि सॉइल वाटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, दैट इज़ कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकली बाउंड वाटर, वाटर वेपर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जाइलम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। ठीक है, उसमें आपके सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे आएंगे। ठीक, राइट। फिर फ्लोएम के थ्रू कैसे होता है आपका कंपेनियन सेल्स एंड ऑल। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप इन कंसेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।